हाय एवरीवन, मैं अश्विन। डेली वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का ये डे 34 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है। जी, पहला सेगमेंट है वर्ड मीनिंग्स का। आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ड हैं आज के सेशन में। पहला वर्ड है विदर। विदर एक वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कमजोर पड़ना। क्या मतलब होता है? कमजोर पड़ना, मुरझा जाना। जैसे एक पौधे को आपने देखा, धूप बहुत होने की वजह से वो मुरझाने लगा हो पौधा, या पानी की कमी के चलते, या ऑक्सीजन की कमी के चलते, या पोषक तत्वों की कमी के चलते जब वो पीला पड़ने लगे, मुरझाने लगे, तो इसका मतलब है कि वो विदर कर रहा है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप ऐसे बोलें कि जैसे दो बड़ी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, एक बीजेपी और दूसरी ऑफ कोर्स कांग्रेस। तो कांग्रेस का वोट बैंक घट रहा है, बहुत ज़्यादा ही घट गया है। अभी घट रहा नहीं घट रहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा घट तो गया है। तो ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना बहुत ज़्यादा विदर कर रही है, कमज़ोर पड़ रही, जिसको कहा जा सकता है मुरझाना, जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। इट मीन्स टू लूज वाइटिलिटी। वाइटिलिटी का मतलब ही होता ताकत। अब देखिए, एक रैनबैक्सी कंपनी का प्रोडक्ट आता है रिवाइटल। अरे बहुत पतला चल रहा है आज तो। ऐसा क्यों चल रहा है? एक सेकंड में चेक कर लीजिए। यूपीएससी। देखिए, चलिए, अभी हो सकता है अपने आप सुधर जाए। ठीक, तो एक कंपनी है ना, एक प्रोडक्ट आता है रिवाइटल। तो उसमें रिवाइटल मतलब ताकत से है। रिवाइटल क्या करता है? आपको फिर से ताकत देता है। तो इट मीन्स टू यू लूज वाइटलिटी, फोर्स, फ्रेशनेस। ये है वेदर का मीनिंग। द प्लांट्स बिगैन टू वेदर इन द हीट ऑफ द सन। वही बात जो मैं समझा रहा था, बहुत अधिक धूप होने की वजह से जो पेड़ पौधे थे वो सूख रहे थे। डिस्पाइट प्रॉपर नीड ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। किसी व्यक्ति का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो रही है, इन सब के बावजूद भी क्या है? हिज हेल्थ कंटिन्यू टू विदर। उसकी तबीयत बिगड़ती ही गई एक तरीके से। तो विदर मतलब कमजोर पड़ना। फेड, श्रिवेल, डेसिकेट, सड़ जाना जिसको कहते हैं, ड्राई अप, सूख जाना, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, पानी की कमी, पेरिश, खराब होना, डिटेरियोरेट, बिगड़ जाना, बहुत खराब हो जाना। तो वो सारे वर्ड जिनका मतलब कमजोर पड़ जाना होता है, वो सारे के सारे वर्ड जो है विदर के सिनोनिम हो सकते हैं। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स होंगे जिनका मतलब ग्रो करने से है, ताकत से है। जैसे ब्लूम हो गया, ब्लॉसम हो गया, थ्राइव हो गया, फ्लरिश हो गया, ब्लॉसम,
फूल खिलता है तो वो कभी कभी उसके लिए ब्लॉसम का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ब्लूम का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूमिंग ऐसे बोलते हैं, ब्लूमिंग। मैं जहां पढ़ता था उस स्कूल का नाम ही था ब्लूमिंग फ्लावर्स, ऐसे नाम था लखनऊ का स्कूल, ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो खिलते हुए फूल, फूल जो खिल रहा है तो तरक्की ही तो कर रहा है। तो ब्लूम हो गया, ब्लॉसम हो गया, थ्राइव हो गया, फ्लरिश हो गया, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। तो पहला वर्ड क्या है? विदर। विदर का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ना। नंबर 2, दूसरा वर्ड है वैलिडिक्टरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइमरली एक एडजेक्टिव के जैसे काम करता है ये वर्ड, वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी बेसिकली एक भाषण के लिए इस्तेमाल होता है, स्पीच के लिए, मैसेज के लिए, खास तौर पे स्पीच के लिए। इन राइटिंग भी हो सकता है लेकिन ओरेटरी फॉर्म में ज़्यादा, ओरल फॉर्म में ज़्यादा होता है। वैलिडिक्टरी एक भाषण हो सकता है, वैलिडिक्टरी एक सेशन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, अंतिम जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंतिम कहा जाता है। पढ़िए, a speech announcement that is intended to say goodbye और bid farewell, तभी तो अंतिम हुआ। एक भाषण या फिर एक घोषणा जिसका मकसद क्या है? टू से गुड बाय, जिसका मकसद है गुड बाय बोलना या किसी को फेयरवेल देना। अब जब किसी को गुड बाय बोला जा रहा है या किसी को फेयरवेल दिया जा रहा है तो एक तरीके से फिर अंतिम ही तो हुआ वो, इस तरीके से। एग्जाम्पल पढ़िए और समझ में आएगा। द ग्रेजुएशन सेरेमनी, द ग्रेजुएशन सेरेमनी मतलब हम बहुत सारे फ्रेंड्स थे और हम सब का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो फिर हमें कॉलेज की तरफ से एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में हमें इनवाइट किया गया था, एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया, हम सब वहाँ गए थे और वो एंड हुई कैसे? वैलिडिक्टरी एड्रेस बाय द हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट। और वो प्रोग्राम चला और अंत में उस प्रोग्राम के सबसे आखिर में क्या हुआ? जिसने सबसे ज्यादा नंबर पाए हुए थे, यानी कि जो हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट था, उसका एक स्पीच हुआ। जैसे आप कोई अवार्ड शो देखिए, स्पेशली आप फिल्म के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, बॉलीवुड के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसका कोई प्रोग्राम देखिए, चाहे आप आईफा देखिए, चाहे फिल्म फेयर देखिए, उसमें आप गौर करिए कि जो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड होता है, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड सबसे आखिर में दिया जाता है, उसको वैलिडिक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलिडिक्टरी। से देखिए, अगर याद करने में थोड़ी बहुत समस्या हो तो DICT को अलग करिए। DICT का मतलब बोलने से होता है, आप खुद जानते होंगे। डिक्टेट इसी से बनता है, डिक्टेटर इसी से बनता है, डिक्टेशन इसी से बनता है, डिक्टम इसी से बनता है, प्रिडिक्ट इसी से बनता है, प्रिडिक्शन इसी से बनता है। तो DICT, डिक्ट का मतलब क्या होता है? बोलना। डिक्ट का क्या मतलब है सर? बोलना। तो जब अंतिम भाषण आपने दिया है, वो अंतिम सेशन जो है वो, उसको वैलिडिक्टरी बोलते हैं। The outgoing PM wrote a valedictory address message to his fellow parliamentarians before he demitted office. Outgoing PM का मतलब है वो PM जो अपनी कुर्सी से हट रहे हैं। जो PM साहब आ रहे होंगे वो इनकमिंग कहे जा सकते हैं, जो जा रहे हैं वो आउटगोइंग कहे जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने फेलो पार्लियामेंटेरियंस के लिए, साथी संसद के लोगों के लिए एक मैसेज डाला और वो उनका अंतिम भाषण था, है ना, वो उनका अंतिम भाषण था बिफोर ही डेमिटेड ऑफिस। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो अगर आप लिखते हैं जॉब, तो जॉब को आदमी लीव करता है या क्विट करता है। अब नौकरी छोड़ने के लिए अगर आप लिखते हैं ऑफिस, क्या लिखते हैं? ऑफिस। तो ऑफिस को भाई साहब डेमिट किया जाता है, याद कर लीजिएगा, ऑफिस को हमेशा डेमिट किया जाता है। अभी जैसे हमारे देश में नई राष्ट्रपति को चुना गया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। उससे पहले जो है रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति थे। तो ये उनको मालूम था ना कि देश के नाम ये उनका संबोधन जो है अंतिम होगा। जैसे इस बार 15 अगस्त को देश के नाम जो संबोधन दिया, वो दिया संबोधन नई राष्ट्रपति महोदय ने। तो इससे पहले पड़ा था 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को संबोधन आया था रामनाथ कोविंद साहब का, और ये उनका अंतिम संबोधन था, लास्ट मैसेज था टू द कंट्री एज प्रेसिडेंट।
तो उसको वैलिडिक्टरी मैसेज कह सकते हैं, वैलिडिक्टरी एड्रेस बोल सकते हैं, वैलिडिक्टरी स्पीच बोल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ऑफिस को डेमिट किया जाता है। आज के सेशन में हम जिस रूट वर्ड को पढ़ेंगे वो रूट वर्ड क्या है? किलिंग। आज जिस रूट वर्ड को हम पढ़ेंगे वो रूट वर्ड है साइड, और साइड का क्या मतलब होता है? किलिंग। मैं ये समझता हूं कि आप सब पहले से ही जानते हैं दैट CIDE साइड एक रूट वर्ड है, और आप ये भी जानते हैं कि इसका मतलब हत्या से है। तो फिर मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूं? एक तो चीज मैं आपको जो आता है उसे रिवाइज कराने जा रहा हूं, और दूसरा मैं आपको ना याद करने का बेहतर तरीका बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपने जब CIDE साइड यानी कि किलिंग इस रूट वर्ड को पढ़ा हो तो ज्यादा से ज्यादा यही हुआ हो कि आपने चीजों को याद किया हो। मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा कि आपको चीजों को याद ना करना पड़े, आपको मैं समझा ले जाऊं और आप समझ ले जाएं। तो CIDE साइड विच इज अ रूट वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? हत्या, किलिंग। पहला वर्ड इसमें है पेरिसाइड। पेरिसाइड, वैसे तो पहला वर्ड सुसाइड होना चाहिए, सुसाइड होना चाहिए। ये देखिए सुसाइड लिखा हुआ है, CID। सुसाइड का मतलब है स्वयं को ही मार देना। पहला वर्ड पेरिसाइड है। पेरिसाइड का क्या मतलब होता है? पेरेंट्स को मारना, खास तौर पे पेरेंट्स को मार देना। याद कैसे करेंगे? पेरेंट्स की स्पेलिंग में क्या आता है? PAR। पेरिसाइड की भी स्पेलिंग में क्या है? PAR। आप समझ पा रहे हैं? पेरेंट्स की स्पेलिंग में क्या आता है? PAR। पेरिसाइड की स्पेलिंग में क्या आता है सर? PAR। बस आप चाहेंगे तो यहीं से याद हो जाएगा। पेरिसाइड मीन्स टू किल वंस ओन पेरेंट्स। और याद रखिए, पेरेंट्स बोला करिए, पेरेंट्स मत बोला करिए। याद हो गया आपको? मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। PAR से पेरेंट्स बनेगा, तो पेरिसाइड का मतलब पेरेंट्स को मार देना। पेट्रीसाइड का मतलब होता है अपने फादर को मार देना। मेट्रीसाइड का मतलब होता है अपनी माँ को मार देना। आपको मैं पहले मेट्रीसाइड पढ़ाता हूँ। मेट्रीसाइड का MATR अलग करिए, ध्यान से देखिएगा। MATR को अलग कर दिए। इसको आप मात्र बोलिए, नहीं बोल सकते क्या? मात्र ही लिखा है। बस आप जब MATR को मात्र कहेंगे तो मात्र मतलब क्या होता है? माँ होता है। मात्र मतलब माँ, तो माँ को मार देना। ठीक। और दूसरी बात और सुनिए, MATR और MATER इसका रिलेशन भी होता है मदर से, ये रूट भी है। हाँ, जब किसी महिला के गर्भ में बच्चा होता है यानी कि वो माँ बनने जा रही है, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी महिला के गर्भ में बच्चा होता है यानी कि वो माँ बनने जा रही है, तो उसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है। अगर वो कोई नौकरी कर रही हो तो छुट्टी ले अगर, तो वो मैटरनिटी लीव कहते हैं। MATERNITY। मैटरनिटी क्लिनिक्स होती हैं, ये वो क्लिनिक्स हैं जो माँ नहीं बनाती, मतलब ये वो क्लिनिक्स हैं जो एक तरीके से जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। तो MATER जो माँ का पक्ष होता है, औरत का पक्ष यानी कि मायका, तो वहां जो मामा लोग हैं उन्हें मैटरनल अंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। MATERNAL। तो MATER और MATR इसका मतलब ही होता है फीमेल से, माँ से इसका मतलब है। तो मैट्रिसाइड मतलब माँ को मार देना। फिर दूसरा, इधर से PATR निकालिए। PATR को एक तो मेरे कहने पर पितृ बोल के देखिए, पात्र ना बोलिए। पात्र तो आप बोल सकते हैं, जैसे MATR को मात्र कह दिया, PATR को पात्र कह दिया। थोड़ा सा मॉडिफाई करो, पात्र की जगह पितृ कह लो। पितृ कहते ही अपने आप पिता आ जाएगा। आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, पिता। तो किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने फादर को मार देना। बाकी इसमें मैं आपको और बताता हूँ, एक वर्ड होता है पेट्रियार्की। ध्यान से देखिएगा, पेट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज। क्या मतलब होता है? पुरुष प्रधान समाज। आज थोड़ा सा पतला चल रहा है पॉइंटर। पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज को पेट्रियार्की बोलते हैं। अब समझो, ये देखिए पेट्रियार्की, PATR है और पुरुष की तरफ झुक रहा है। ये देखिए पेट्रियार्क एक वर्ड होता है, पेट्रियार्की नहीं, पेट्रियार्क, वाई हटा दो।
महाभारत में एक किरदार था भीष्म पितामह का था, जिसे हम हिंदी में पितामह कहते हैं, उसे अंग्रेजी में पेट्रियार्क कहते हैं। और पितामह में पिता है और पेट्रियार्क में PATR है। ठीक, एक वर्ड होता है पेट्रन, जिसका मतलब होता है संरक्षक, जो देखभाल करे। अब आप बताइए सर, बच्चे किसके संरक्षण में बड़े होते हैं? कोई बच्चा किसके संरक्षण में बड़ा होता है? कहने को आप माँ बाप दोनों कह सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिर पर बच्चे के पिता का साया होता है। बच्चा जो है बाप के संरक्षण में बड़ा होता है, सिर पर बाप का साया होता है, बाप की छांव होती है और माँ की गोद होती है। समझ रहे हैं ना? तो PATR का रिलेशन पिता से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो पेट्रिसाइड मतलब टू किल वंस ओन फादर। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई को मार देना, सिस्टर को नहीं, भाई को मार देना। और सोरोरिसाइड का मतलब होता है सिस्टर को मार देना। फ्रैट्रिसाइड को याद कर लीजिएगा आप लोग, और सोरोरिसाइड का जो S है ना, S से सिस्टर को जोड़ दीजिए, दिमाग खर्च करिए, याद करने के तरीके हैं वो। सोरोरिसाइड में S है, S का मतलब है सिस्टर, तो सिस्टर को मार देना अपनी, सोरोरिसाइड आ जाएगा। फिर अग्जोरिसाइड, अग्जोरिसाइड का मतलब होता है अपनी खुद की पत्नी को मार देना। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, अग्जोरियस। गोविंदा की एक मूवी आई थी जोरू का गुलाम, आई थी जोरू का गुलाम, उसको अंग्रेजी में अग्जोरियस कहते हैं। एक ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा पसंद करता हो, प्रेम करता हो। प्रेम करना तो खैर एक अलग बात है, हर लॉयल हस्बैंड अपनी पत्नी को प्रेम करता है, लेकिन जो जो बहुत ज्यादा मुरीद हो, मतलब पैशनेट हो, क्रेजी हो, एक तरीके से अपनी बीवी का आशिक जिसको कह सकते हैं, तो वो अग्जोरियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? अग्जोरियस कहा जाता है। अब उसी अग्जोरियस से अग्जोरिसाइड बन जाएगा। ठीक, इधर पत्नी को मार देने की बात हो जाएगी। मैरिटिसाइड का मतलब होता है जिससे आपकी मैरिज हुई, यानी कि जो पुरुष से आपकी मैरिज हुई है उस पुरुष को ही आप मार दें, तो अपने हस्बैंड को मार देना। पेरिसाइड पेरेंट्स को, पेट्रिसाइड फादर को, मेट्रिसाइड माँ को, फ्रैट्रिसाइड भाई को, सोरोरिसाइड सिस्टर को, ऑक्सोरिसाइड वाइफ को और मैरिटिसाइड हस्बैंड को। अब देखिए फिटिसाइड, फिटिसाइड या फुटिसाइड। फिटिसाइड या फुटिसाइड, सर ये जो फीटस होता है ना, जिसकी एक ये भी स्पेलिंग होती है फुटस, इसको हम कहते हैं सर भ्रूण। भ्रूण क्या है? जो माँ के गर्भ में है। बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो उसको ना भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। फिटस बोलते हैं, फीटस या फुटस बोलते हैं। हाँ, फीटस बोलते हैं। माँ, जिस औरत के गर्भ में बच्चा हो, अगर वो अल्ट्रासाउंड कराए तो अल्ट्रासाउंड की सारी रिपोर्ट्स में हर जगह फीटस ही मिलेगा। जब तक बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आता तब तक उसे हम चाइल्ड नहीं कहते, बेबी नहीं कहते, तब तक वो एक फीटस है। तो फिटिसाइड मतलब बच्चे को गर्भ में ही मार देना, अबॉर्शन कर देना फिटस का, डिस्ट्रक्शन कर देना फिटस का। इसको आप दूसरे शब्दों में भ्रूण हत्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूण हत्या। ओविसाइड, ओवी से ओवल बनेगा। ओवल एग को कहते हैं। एग का शेप कैसा होता है? ओवल होता है। देखिए सर, इंसान के बच्चे बच्चे होते हैं, कुछ जीव जंतु में बच्चे पहले अंडे में होते हैं फिर बच्चे बनते हैं। ओविसाइड का मतलब होता है अंडों को मार देना, जैसे मुर्गी के अंडों को मार दिया गया, मोर के अंडों को मार दिया गया। समझ रहे हैं ना? वो भी तो एक गर्भ है। तो जो जो चीजें अंडे में रहती हो, तो अंडे से बाहर ना निकल पाए, तभी उन्हें मार देना, तो वो ओविसाइड में आएगा। ठीक, हाँ, ओविसाइड कहा जाएगा। और फिटिसाइड, भ्रूण को मार देना। इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या, इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं हम शिशु हत्या। क्या कहते हैं? शिशु हत्या। देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 0 to 1 year हो या 0 to 2 year हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ, उन्हें इन्फेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उन्हें? इन्फेंट्स बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इन्फेंट्स कहा जाता है। उन्हीं बच्चों को मार देना इन्फेंटिसाइड कहा जाएगा।
अपने बच्चों को मार देना, अपने माँ बाप को मारना पेरिसाइड, अपने छोटे बच्चे को मार देना किसी, वो इन्फेंटिसाइड होता है। इसमें ये जरूरी नहीं कि आप अपने ही बच्चे को मार दें, कोई भी छोटा बच्चा हो, पड़ोसी का ही छोटा बच्चा हो, उसे मार दिया जाए तो वो इन्फेंटिसाइड में आएगा। फिर अगला वर्ड है फिलिसाइड। देखिए प्रेम दो प्रकार का होता है, एक प्रेम पति और पत्नी के बीच में है, लड़का और लड़की के बीच में है, और एक प्रेम माँ और बच्चे के बीच में है, माँ बाप और बच्चे के बीच में, खास तौर पे माँ और बच्चे के बीच में। जो माँ और बच्चे के बीच का प्रेम है उसे हिंदी में वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वात्सल्य। माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम है उसे हिंदी में वात्सल्य कहते हैं, और इसी वात्सल्य को अंग्रेजी में फिलियल लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिलियल लव। अब ध्यान से देखिए, फिलियल लव में FILIAL और FIL आपको दिख रहा है ना, ये देखिए इधर भी FILI है और इधर भी FILI है। आया समझ में? तो फिलियल लव मतलब वात्सल्य, माँ के मन में बच्चे के लिए जो प्रेम है वो फिलियल लव है। तो फिलिसाइड का क्या मतलब हो जाएगा? अपने ही बच्चे को मार देना, वात्सल्य को किनारे कर देना और अपने ही बच्चे को मार देना। द किलिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों को मार देना। फिर होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को मार दिया, उससे कोई रिलेशन नहीं है, ना वो आपका भाई है, ना बहन है, ना पति है, ना पत्नी है, उसको आप जानते नहीं, ऐसे ही, मतलब उससे कोई आपका रिलेशन नहीं है कि वो चाचा है, फूफा है, दादा है, दीदी है, नहीं। हो सकता है कि वो कोई नॉर्मल ऐसे व्यक्ति की हो और आपकी उसकी दुश्मनी हो, बस तो आपने उसे मार दिया, तो वो फिलीसाइड होमिसाइड कहा जाएगा। किसी भी ह्यूमन को मार देना वो होमिसाइड में आता है। अक्सर आप देखिए जैसे डेड बॉडीज लावारिस जो होती हैं तो वो लावारिस में चली जाती हैं, तो वो सब होमिसाइड है। क्या है? होमिसाइड है। एक्ट ऑफ किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, किसी दूसरे मनुष्य को मार देना, वहां कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, वो होमिसाइड हो जाएगा। फिर अगला वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है एक ही परिवार के सभी सदस्यों को मार देना, एक ही बिरादरी के सभी सदस्यों को या एक ही धर्म के सभी सदस्यों को मार देना। जैसे कभी कभी आप सुबह सो के उठते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हेडिंग है कि एक परिवार के सभी 10 सदस्यों की निर्मम हत्या, एक ही परिवार के सभी 12 सदस्यों की निर्मम हत्या, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो ये कैसी हत्या है? ये जेनोसाइड है, क्योंकि इस प्रकार से व्यक्ति ने उस परिवार के सभी लोगों को मार दिया, पूरी जीन को मार दिया। GEN से ही तो जीन बनता है, GEN से जेनरेट बनता है, उसी से जनरेशन बनता है, जनरेटर बनता है, जनरेशन पीढ़ी को कहते हैं ना, तो पूरी पीढ़ी को ही मार दिया, जीन ही खत्म कर दिया। वो कहते हैं ना कि कोई दिया जलाने वाला ही ना बचे, गांव में कहते हैं, तो वो जेनोसाइड है, पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया। ऐसे ही 1984 में जो सिख राइट्स हुए थे, जब चुन चुन के अंग्रेजों को मारा जा रहा था, तो वो जेनोसाइड था। क्या था? जेनोसाइड था। सिमिलरली गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था वो भी कैसा था? एक जेनोसाइड था। तो जब किसी एक परिवार, एक धर्म या एक बिरादरी के लोगों को ही मारा जाए तो वो क्या कहा जाएगा? जेनोसाइड कहा जाएगा। फिर रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है क्षेत्र विशेष के राजा को मार देना, राज हत्या जिसको कहेंगे, राजा को मार देना। याद कैसे करेंगे इसे? REG से बनता है रीजन। रीजन का मतलब होता है स्थान या क्षेत्र, राज्य। समझ रहे मेरी बात को? REG से बनता है रीजन। रीजन मतलब है राज्य, क्षेत्र। रीजन मतलब राज्य है, क्षेत्र है, तो उसी राज्य के राजा को मार दिया आपने, तो वो रेजिसाइड हो गया। एक और वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है REGIME, इसको अंग्रेजी में रिजीम बोलते हैं और हिंदी में हुकूमत कह सकते हैं, शासन कह सकते हैं। तो रिजीम, रिजीम REG, रेजिसाइड REG, तो जो हुकूमत चला रहा हो, है ना, तो उसी को मार देना, तो वो रेजिसाइड हो जाएगा। रीजन से रिलेट कर लो, रिजीम से रिलेट कर लो, रेजिसाइड को समझ लो। सुसाइड को नहीं मिला तो अपने आप को ही मार दिया, सुसाइड हो गया। नीचे के 3 वर्ड्स तो नॉर्मल है। पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड एक जहर टाइप से होता है कीड़े मकोड़ों के लिए, है ना। जर्मिसाइड, जर्म्स को मार देना।
जर्म्स को मारने वाली चीजें जो होती हैं, जैसे आप देखिए लाइजॉल को यूज करते हैं लोग, तो जर्मीसाइड होता है। क्या होता है? जर्मीसाइड। फर्स्ट जो जर्म्स होते हैं। फिर इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, कीड़ों को मार देते तरीके से, कीट को मारने के लिए, जैसे टिड्डी को मारना है, झिंगुर को मारना है, तो वो इंसेक्टिसाइड कहा जाएगा। ठीक। और एक वर्ड और हो सकता है, जैसे हर्बिसाइड हो सकता है। किसान घास फूस की दवा भी डालता है ना खेत में, तो वो हर्बिसाइड है। वो दवा जो हर्ब को मारे, यानी घास को मारे, उसको कहा जाता है क्या? हर्बिसाइड। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बेहतर पढ़ाया होगा, आपकी समझ पहले की तुलना में और खुली होगी और अच्छी होगी। जर्मिसाइड, जर्म्स को मार देना। कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूस वर्सेस प्रोडक्शन। प्रोड्यूस वर्सेस प्रोडक्शन, क्या अंतर है? मैं आपको एक शब्द में बताता हूं। प्रोड्यूस की हिंदी है उपज, प्रोडक्शन की हिंदी है उत्पादन। उपज और उत्पादन का किससे रिलेशन है? उपज का रिलेशन है फील्ड से, किसान से। उत्पादन का रिलेशन है कंपनी से, फैक्ट्री से रिलेशन है। यहां पर आएगा बिजनेसमैन। ठीक। तो प्रोड्यूस वो जो किसान उगाता है ना, जिसको आप उपज कहते हैं, कई बार आप उसे पैदावार बोलते हैं। तो ये जो पैदावार है या फिर ये जो उपज है, ये जो पैदावार है या फिर जो उपज है जो खेत में होती है, उसको हम कह देते हैं प्रोड्यूस। और जो फैक्ट्रीज में, कंपनीज में कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, स्टील के टिफिन बनते हैं, ये सब उनका प्रोडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रोडक्शन, उत्पादन जिसको कहते हैं। जहां पर कंपनी या फैक्ट्री आएगी वहां उत्पादन होगा। अब देखिए, पढ़िए। तो क्या सीखा आपने? किसान जो उगाता है वो उपज है, पैदावार है। बिजनेसमैन जो बनाता है मिल में, वो प्रोडक्शन है। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस न्यू नेशनल हाईवे, एक नए नेशनल हाईवे को बनाया गया है, और इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन के साथ ही फार्मर्स कैन नाउ सेल देयर प्रोड्यूस ऑब्लिक प्रोडक्शन इन बिग एंड ओपन मार्केट्स। इस हाईवे के शुरू हो जाने से किसान अब अपनी फसल को, अपनी उपज को, अपनी पैदावार को, कि अपने उत्पादन को नहीं, पैदावार को, फसल को, उपज को, अब किसान जो है बड़ी और खुली मार्केट्स में ले जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया है। तो किसको ले जा सकते हैं? अपनी उपज को ले जा सकते हैं। सो फार्मर्स कैन नाउ सेल देयर प्रोड्यूस, अपनी उपज को वो बड़े बाजार, खुले बाजार में बेच सकते हैं। नंबर 2, अगला एग्जांपल देखिए। कंपनीज आर गियर्ड अप टू इंक्रीज। गियर अप मतलब होता है रेडी। कंपनीज मतलब कंपनीज, कंपनियां बिल्कुल तैयार हैं टू इंक्रीज देयर सिंस फेस्टिवल्स आर राउंड द कॉर्नर। अब आप समझो, क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए कंपनी क्या चाहता है कि कंपनी क्या चाहता है? कंपनी जो है पूरी तरीके से तैयार है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। गियर अप मतलब रेडी होना होता है, ऑल सेट जिसको कह सकते हैं। तो कंपनी पूरी तरीके से तैयार है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि त्योहार का सीजन आ गया, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आपको क्या लगाना चाहिए सर? प्रोडक्शन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? प्रोडक्शन। इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। कंपनीज को प्रयास करना चाहिए कि उनकी पैदावार बढ़े। किसान के लिए उपज है, कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए क्या है सर? पैदावार। और गियर अप मतलब होता है तैयार होना, बिल्कुल। और राउंड द कॉर्नर जो कि फ्रेज है, जिसका मतलब होता है बहुत ही नजदीक, बहुत ही करीब। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको पढ़ लेते हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप तुरंत जो है मुझे अपडेट करें। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। नो प्राइवेट पावर कंपनी इज इंटरेस्टेड। कोई भी प्राइवेट में जो कोयला कंपनी है, कोई भी जो प्राइवेट में पुरानी जो कंपनी रही हो,
पुरानी नहीं, प्राइवेट है। तो नो प्राइवेट पावर कंपनी, मतलब कोई भी जो पावर की कंपनी है पुरानी, सॉरी प्राइवेट, माफ करिए, बार बार पुरानी बोल रहा हूँ, वो इंटरेस्ट है उसे इस ऐसे पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करने का, तो किसी का मन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, नियम के मुताबिक इंटरेस्ट के साथ इन लगा करके जीरंड आता है, ये रूल है, इंटरेस्ट के साथ इन लगा के जीरंड। तो बस ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सच पावर प्लांट्स, इंटरेस्टेड इन होता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इज प्रिवेलेंट इन इंडिया, जब वो खाली इंडिया में प्रिवेलेंट है तो ग्लोबली तो होगा नहीं, सोच लो। ग्लोबली तो होगा नहीं, ग्लोबली तो हिंदुस्तान से बाहर भी आप चले जाएंगे। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है कि लोगों को तंग किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो ये जो हरासमेंट है स्पेशली महिलाओं का, ये हिंदुस्तान में सब जगह फैला हुआ। प्रिवेलेंट मतलब क्या होता है? व्याप्त, तो पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। जब ये पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है महिलाओं का शोषण, या लगभग पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है महिलाओं का शोषण, तो इसको वाइडली नहीं बोलना चाहिए, वाइडली प्रिवेलेंट इन इंडिया, वाइडली प्रिवेलेंट इन इंडिया, इस तरीके से बहुत दूर तक, हर जगह, फार एंड वाइड एक फ्रेज होती है, दूर दूर तक। टोटली नहीं होना चाहिए, नेमली मतलब मुख्यता होता है। जैसे नेमली बाद में आता है। नंबर 3 को देखिए, द डेथ ऑफ एनी सोल्जर, किसी भी सोल्जर की जो मृत्यु है, इट अकर्स व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट आवर एनिमीज, ये जो घटना है ये तब घटे जब वो सोल्जर जो है, जो डिजीज्ड सोल्जर है, वो अपने दुश्मनों से लड़ रहा हो उस बीच में। तो बताइए सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर वेदर होना चाहिए? सोचो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है कि किसी भी सोल्जर की जो मौत है वो वैलरस ही है, बहादुर है। सेना में जाने के बाद बहादुरी का ठप्पा लग जाता है ना, तो किसी भी सोल्जर की जो मौत है वो बहादुरी ही है, काबिले तारीफ ही है, फिर चाहे वो किस भी परिस्थिति में क्यों ना मारा गया हो। The death of any soldier, whether it occurs while fighting against our enemies or in hostile weather conditions, is valorous। ठीक, मतलब किसी भी योद्धा की जो मौत है वो एक तारीफ के काबिल है, फिर चाहे वो दुश्मन से लड़ाई करने के दौरान ऐसा हुआ हो, है ना, दुश्मन के से लड़ाई करने के दौरान ऐसा हुआ हो, या बहुत ही वेदर कंडीशंस बहुत खराब हो। जैसे आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर आर्मी को हमेशा डिप्लॉय करके रखा जाता है, तो ये होस्टाइल वेदर कंडीशंस है, एक्सट्रीम बैड वेदर कंडीशंस है, ये कहा जाता है। तो चाहे ऐसे किसी सोल्जर ने शहादत दी हो, चाहे वैसे दी हो, वो है तो शहादत ही ना, तो वेदर ही आना चाहिए। नंबर 4, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बहुत बहुत बढ़िया सेंटेंस है। करके देखिए, बहुत शानदार सेंटेंस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हिंदुस्तान एक उदाहरण है, हिंदुस्तान एक उदाहरण है अनेकता में एकता का। उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? हाँ, जो हिंदुस्तान है वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। या एक हिंदी में शब्द होता है जीता जागता, होता है ना, जीता जागता। तो जीता जागता क्या बोलेंगे उसको? लाइव एग्जाम्पल नहीं होता, होता है सर, लाइव एग्जाम्पल सामने करके दिखाइए। देखिए ये जो LIVE लिखा है, इसके दो अर्थ हैं। अगर आप लिव बोले तो रहना इसका मीनिंग, लिव बोले तो इसका मतलब रहना हो जाएगा। और अगर आप इसे लाइव बोले तो लाइव लाइव टेलीकास्ट नहीं होता मैचेस का, लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण, तब वो एडजेक्टिव होता है और सीधा।
सीधा प्रसारण जिसको कह सकते हैं, लाइव, सीधा, सीधे तौर पर लाइव कहा जाएगा। अलाइव, लाइवली और लिविंग में से सही आंसर है लिविंग। क्या सही आंसर है? लिविंग। ध्यान से सुनिएगा, LIVE को लिव बोले तो लिव मतलब रहना हो जाएगा, और LIVE को अगर आप लाइव बोले तो लाइव बाय लाइव टेलीकास्ट, है ना, लाइव, जो जैसे हो रहा वैसे। लिविंग का मतलब ही होता है शानदार, जबरदस्त, बेस्ट या जीता जागता उदाहरण है। अगर कोई ये कहे कि अलग अलग धर्म के लोग एक जगह रह नहीं सकते, तो इसका जीता जागता उदाहरण हिंदुस्तान है। इंडिया इज द लिविंग एग्जाम्पल। जो बहुत महान हस्तियां होती हैं उनको लिविंग लीजेंड बोलते हैं। लीजेंड मतलब महान, लिविंग लीजेंड बोलते हैं ताकि वो अभी से जिंदा होते ही महान, लिविंग मतलब जिंदा है और महान कह जाएंगे, तो लिविंग लीजेंड बोलते हैं उनको। तो इंडिया एक लिविंग एग्जाम्पल है, जीता जागता उदाहरण है ना, सीधे तौर पर जीता जागता। अलाइव का मतलब तो जिंदा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन किस प्रकार से? जैसे कोई बेहोश हो, बोल न रहा हो, अब उसकी नाड़ी पकड़ के देखी जाए, नब्ज पकड़ के देखी जाए तो पता चला ये बोल नहीं रहा, बेहोश है, बाकी ये जिंदा है, बाकी ये जिंदा है। दिस मैन इज अलाइव, दिस मैन इज अलाइव, जिंदा होना। फिर लाइवली का मतलब क्या होता है बताइए? लाइवली, लाइवली का क्या मतलब होता है? लाइवली होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होना। क्या होना? एक्टिव होना, फ्रेश होना। अब आप सोच करके देखो, एक जैसे वर्ड्स है ना, अलाइव मतलब जो जिंदा है, जो उतर नहीं सकता, लिविंग का मतलब होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सर, आप अगर लाइवली हैं तो बहुत एक्टिव है, फ्रेश है, एनर्जेटिक है, और लिविंग लीजेंड बोलते हैं, लिविंग एग्जाम्पल होता है, लिविंग ब्यूटी जिसको बोलते हैं। तो जो चीज सजीव है, जीती जागती है, उसको उत्कृष्ट, अपने आप में बेस्ट है, फाइन है, फाइनेस्ट है, उसे कहेंगे आप। नंबर 5 लास्ट को देख लीजिए, द पावर टू पार्डन। द पावर टू पार्डन का मतलब होता है माफ करने की जो आजादी या शक्ति होती, मस्ट बी यूज्ड एज केयरफुली एज द पावर टू पनिश। हाँ, देखिए कहा जा रहा है कि ये जो लोग बहुत तेजी से माफी दे देते हैं, गलत है ये। माफी का जो शक्ति है, इसका भी उतनी ही सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से आप जो है पनिश करने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पावर टू पार्डन मस्ट बी यूज्ड एज केयरफुली एज द पावर टू पनिश। किसी को माफ करने की जो पावर है वो उतने ही अच्छे से, उतनी ही सावधानी पूर्वक यूज की जानी चाहिए कि जितनी सावधानी पूर्वक लोग जो है दूसरे को पनिश करते हैं, या यूं कहो सजा देते हैं। द पावर टू पार्डन must be used as carefully as। अब वैसे तो आपको लिखना चाहिए द पावर टू पनिश, पर थोड़ा सा आप ग्रामर में जाइए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक रूल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक रूल होता है। जैसे लिखा जाए रोड्स ऑफ लखनऊ, और इसकी तुलना करनी हो कानपुर की सड़कों से करनी हो, तो वैसे तो आप यहां लिख सकते हैं रोड्स ऑफ कानपुर। क्या लिख सकते हैं सर? रोड्स ऑफ कानपुर। लेकिन आप रोड्स ऑफ कानपुर में रोड्स की जगह लिख दोगे क्या? दोज ऑफ कानपुर। इसी तरीके से जैसे आपने कहा सीनरी ऑफ कश्मीर, तो इधर आपने बोला सीनरी ऑफ शिमला। तो वैसे तो आप सीनरी बोल सकते, लेकिन सीनरी ना बोल के क्या बोलिए? दैट बोलिए। तो पावर के लिए दोबारा में पावर लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पावर की जगह दैट या दोज आए। चूंकि पावर एक वचन है तो दैट लगाइए। द पावर टू पार्डन मस्ट बी यूज्ड एज केयरफुली एज दैट टू पनिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अच्छा, आइए एक बार पूरे सेशन को हल्का समय रिवाइज करा देता हूं आपको। पहला वर्ड था विदर, जो कि एक वर्ब था। विदर का मतलब कमजोर पड़ना, मुरझाना। खास तौर पे पेड़ पौधों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है ये विदर, कमजोर पड़ना, मुरझा जाना।
अगला वर्ड था वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी एक तौर पे भाषण को कहते हैं, स्पीच को कह सकते हैं, जो एक अंतिम भाषण होता है किसी का, उस पद पे रहते रहते फिर वो अंतिम भाषण है, उसे वैलिडिक्टरी बोलते हैं। रूट वर्ड मैंने आपको किलिंग, साइड रूट वर्ड पढ़ा है जिसका मतलब हत्या से था। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूस और प्रोडक्शन में क्या अंतर है। बताया कि किसान जो जमीन में धरती पर उगाता है वो उसकी पैदावार या उपज कही जाती है, उसे प्रोड्यूस बोलिए। कंपनियों में, फैक्ट्री में जो बनाया जाता है उसको हम शुरू से प्रोडक्शन कहते आए हैं, यही अंतर है। तो प्रोड्यूस क्या है? उपज है, पैदावार है। प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन है, कंपनी में होता है। ये देखिए किसान लिखा है और ये देखिए कंपनी लिखा है, फैक्ट्री लिखा हुआ है। अब देखिए, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताया कि इंटरेस्ट के साथ इन लगता है तो इंटरेस्टेड इन हो जाएगा। फिर पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा व्याप्त है तो वाइडली बोलिए इसको, पूरी दुनिया में होता तो ग्लोबली कह देते। और यहाँ पर चूंकि दो प्रकार की स्थितियां रखी गई, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दो के बीच में ऑप्शन देना हो तो इफ ना लगाए, वेदर लगाए। और जीता जागता उसको क्या बोले? लिविंग बोले। और फिर इधर मैंने अभी अभी आपको बताया दैट टू पनिश हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव से संबंधित। बस इसी के साथ सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली आप सबने जरूर एंजॉय किया होगा। दम लगा के पढ़ते रहिए। हर एक सेशन का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। उचित तो ये है कि आप उसका प्रिंट निकलवा लिया करें और उसके बाद फिर सेशन को देखें और जरूरी चीजों को नोट कर लिया करें। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, पढ़ते रहिए।